गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक किया था वो हमने किया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि किस रेट से आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस तरीके से डिक्रीज़ हो जाती है, उसे शो करता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मैंने शो किया था आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट ओवर वाई प्रोडक्ट, तो लॉस ऑफ वाई, कि वाई की कितनी कमोडिटी आप गिव अप करते हो फॉर द गेन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ एक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट रेट से भी हो सकता है, इंक्रीजिंग रेट से भी हो सकता है और डिमिनिशिंग रेट से भी हो सकता है। बेसिकली आपका कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है, जिसके लिए हम बताते हैं कि ये जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए इंडिफरेंस कर्व बनता है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है आपके पास इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। जो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें जो इंक्रीज़ की जो रेट होती है वो बेसिकली इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास केस आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंक्रीजिंग का जो कर्व बनाया जाता है वो बेसिकली कनकेव शेप का बनता है। ठीक है, और जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें जो रेट होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की या मार्जिनल यूटिलिटी की, वो बेसिकली डिमिनिशिंग रेट होती है, जैसे कि 3 to 1। ठीक है, और जो ये कर्व बनाया जाता है ये इस तरीके से आइसो पॉइंट होता है, या जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्लियर है। अब बात आती है आपके पास कि वाई डज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश, ये डिमिनिश किस वजह से होता है। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इस लॉ को कंफर्म करने के लिए बनाया गया था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मेरे साथ सबको ये पता होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो इसमें बताते हैं कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड की एक और क्वांटिटी कंजम्पशन में इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो गोज़ ऑन डिमिनिशिंग हो जाती है। ठीक है, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी की जो रेट है वो डिमिनिशिंग होती है। और इसके कॉन्ट्रेरी हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन को डिक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गोज़ ऑन हो जाती है, या फिर जिसे हम बोलते हैं गोज़ ऑन इंक्रीजिंग हो जाती है। क्लियर है। इन सब वजह से बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिमिनिश होने का कारण बेसिकली आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है। अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों के बीच में, कि कंपैरिजन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए जो कंफर्म किया जाता है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो उसे कंफर्म करता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के बिहेवियर की जो टेंडेंसी है वो शो करती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो शो करती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो क्लियरली इसमें बोला गया है कि ये जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ये कुछ कम अजम्पशंस के साथ भी प्रूफ करता है। ठीक है, मीन्स इसमें कंज्यूमर बिहेवियर की टेंडेंसी को जो एक्सप्लेन किया गया है वो कुछ कम अजम्पशंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कुछ अजम्पशंस जो ली गई थी वो इम्परफेक्ट थी या फिर अनरियलिस्टिक थी। ठीक है, तो इन सब के लिए सबसे पहले दिया गया है कि नो नीड ऑफ मार्जिनल या फिर नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स। हमें पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेज़र किया था, लाइक 1 2 3 4, जैसे हम ऐड भी कर सकते थे और सबट्रैक्ट भी कर सकते थे। लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमें कार्डिनल नंबर्स में उसे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ रैंक करके हम एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकेंड इसमें अजम्पशन थी फ्री फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था उसमें अजम्पशन ली गई थी कि जो कमोडिटीज़ है वो इंडिपेंडेंट होती है, और उसकी वजह से ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो आपका चलता है।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि दो कमोडिटी जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड बात आती है आपके पास फ्री फ्रॉम द अजम्पशंस ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी ली गई थी वो कांस्टेंट ली गई थी, जो अनचेंजेबल होती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस तरह की अजम्पशन से, इस तरह की अनरियलिस्टिक अजम्पशन से बिल्कुल फ्री है। तो हम इनके कंपैरिजन में ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली कंफर्म करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को विद लेस अजम्पशंस। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका इनडिफरेंस कर्व होता है उसकी क्या क्या अजम्पशंस होती हैं। तो लॉ जो आपका इनडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो अजम्पशन है वो इसकी आती है कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो एकदम रैशनल होते हैं। रैशनल का मतलब वो अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करते हैं, बिल्कुल रिलेवेंट जो उनके डिसीजंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए, ठीक है, या फिर वो अपनी मनी इनकम को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में स्पेंड करते हैं, या इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्पेंड करते हैं कि उनका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो इक्वल रिजल्ट देता है। क्लियर। सेकेंड बात आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, कि इसमें हम यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए कार्डिनल नंबर्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनली होती है। लाइक इसको हम एक सीरीज़ के रूप में, जैसे कि एक रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम करता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा डिमिनिशिंग होगा। इट मीन्स स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द कंज्यूमर, ही सब्स्टिट्यूट इट फॉर द अदर कमोडिटी, कि अगर एक कमोडिटी का स्टॉक आपके पास इंक्रीज होता चला जाता है तो आप उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपनसेट कर लेते हो या दूसरे प्रोडक्ट के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेते हो। क्लियर। नेक्स्ट है नॉन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसमें सोसाइटी का जो पॉइंट है वो कभी भी अचीव नहीं होता कि जो हमारा कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पर नहीं पहुंचता। मींस उसकी जो क्रेविंग होती है 1 मोर यूनिट गेन करने की वो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, कि उसका जो सिलेक्शन के प्रति कंसिस्टेंसी है वो हमेशा बना रहता है। मान लीजिए अगर किसी ने ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया है किसी वन टाइम में बी के कंपैरिजन में, तो किसी दूसरे टाइम में वो कभी भी बी को प्रेफर नहीं करेगा ए के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के केस में क्या है कि अगर हम इनडिफरेंस या प्रेफरेंस की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रेफर करता है अगर ए कॉम्बिनेशन को बी के कंपैरिजन में और बी कॉम्बिनेशन को सी के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली वो प्रेफर करेगा ए को सी के कंपैरिजन में। क्लियर है बात, कि अगर उसके पास 3 ऑप्शन है जिसमें से वो ए को प्रेफर करता है बी से ज़्यादा और बी को प्रेफर करता है सी से ज़्यादा, तो वो कभी भी ए और सी में से सी को प्रेफर नहीं करेगा। क्लियर है, ये इसमें ट्रांजिटिविटी नज़र आती है। नेक्स्ट आपके पास आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी आती है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है और दूसरा लेफ़्ट से राइट होता है। मीन्स जो कर्व आपका बनाया जाता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और लेफ़्ट से राइट होता है। क्लियर है, कि इसमें जो रेट दिखाई देती है वो हमेशा डिमिनिशिंग जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है कन्वेक्स टू द पॉइंट, कि पॉइंट से जो आपका ओरिजिन का पॉइंट है वहाँ से इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स शेप का होता है। क्लियर है। कन्वेक्स का मतलब समझ आया कि ये जो बो है इसका नज़र वो इनवर्ड बो होता है, आउटवर्ड ना होकर इनवर्ड होता है। क्लियर, ये इसका मतलब होता है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है और जैसे जैसे डाउनवर्ड जाता जाएगा वो कुछ थोड़ा सा फ्लैट होता चला जाएगा।
जिससे शो होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है कि जैसे जैसे हम किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो जो आपका कंज्यूमर है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ सब्स्टिट्यूट होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मान लीजिए ये एक आपका कर्व हैगा और एक कर्व आपका इस तरीके से है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है जो इस पर आ रहा है, ठीक है, वो कभी भी इधर या इधर नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए आपके पास इंडिफरेंस कर्व का मैप गिवन है एक ये इस तरीके से, तो जो हायर जो होगा इंडिफरेंस कर्व उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि हायर डिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन कि किसी भी प्रोडक्ट की आप ये यूनिट अगर ना लेकर फाइनल जो आती है उसको लेना पसंद करोगे। नेक्स्ट बात आती है कि इनडिफरेंस कर्व शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कि आपका जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करता है। क्लियर, ना तो इस लाइन को कभी टच करेगा और ना ही कभी इस लाइन को टच करेगा। ये फिक्स होता है कि इनडिफरेंस कर्व में जनरली जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो आपके इनडिफरेंस कर्व से कभी टच नहीं होंगे, क्योंकि अगर टच होते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर उस प्रोडक्ट की ज़ीरो प्रेफरेंस आ जाती है, किसी एक प्रोडक्ट की ज़ीरो प्रेफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि इनडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल ही होगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता, क्योंकि हर इनडिफरेंस कर्व अलग अलग रेट से हो सकता है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी एक्सिस को टच करेंगे। ये इसकी कुछ अजम्पशंस थी जो ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।